अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वन पेज का एक मुजाहिरा नजर आया और ये मुजाहिरा था इत्तेहादी हुकूमत और सदर मुमलिकत के वन पेज का। सदर मुमलिकत ने इत्तेहादी हुकूमत का भरपूर साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए और इसके साथ ही ये नया कानून अब नाफिज हो चुका है। इस कानून के तहत 184(3 यानी जो सो मोटो अस खुद नोटिस केसेस हैं उनके फैसलों के खिलाफ मुतासरा फरीक 60 रोज़ के अंदर अपील कर सकेगा। फिर ये अपील का जो फैसला होगा ये अदालत जो फैसला देने वाला बेंच होगा उससे बड़ा एक बेंच सुनेगा। अब जो मुतासरा फरीक होगा वो अपना वकील भी तब्दील कर सकेगा। पहले मामलात मुख्तलिफ थे इस सूरत हाल में। ये जो कानून है इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर गुफ्तगू में भी देख रहे होंगे वो ये है कि इससे अब तासुर ऐसा मिलता है और ये नज़र आता है कि अस खुद नोटिस के जो केसेस के जो फैसले हैं उनके ऊपर क्योंकि अपील का हक होगा तो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को भी अपनी सज़ा और नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा। इससे अब इस कानून का असर ये होता हुआ हमें आज फौरी तौर पर नज़र आया कि चीफ जस्टिस ने जो आज पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ ECP की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपील दायर की गई थी उसकी समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बहुत अहम है आज के। वो ये कहते हैं कि लगता है हुकूमत ने समझ लिया कि अदालती इस्लाहात कानून जो पहले आया था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये दिलचस्प मामला है, हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया। आर्टिकल 184(3 के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए लेकिन अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। साथ ही चीफ जस्टिस कहते हैं कि खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये तारीख़ी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। ये वो तंज़िया तौर पे बात कर रहे थे कि भाई यही तारीख़ी तौर पे एक फ़ैक्ट और हकीकत है कि एक ही चीफ जस्टिस होता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एट दिस पॉइंट उनकी तमाम उम्मीदों का महवर मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही इदारा था और वो अदालती आलिया है। लेकिन अब ये लगता है कि इमरान खान साहब इस इदारे से भी मायूस हो चुके हैं। उनका जो गिला था वो आप लोगों के सामने रखा है। तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब का अगला लाहे अमल क्या होगा। इमरान खान साहब जजेस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर के सामने अपनी ताकत खो रही है। जजेस को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये वक्त है कि आप ताकतवर के सामने खड़े हो जाएं, हमारा ये बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जजेस को स्टैंड लेना होगा वरना तारीख़ याद करेगी कि आपने फ़र्ज़ अदा नहीं किया। इमरान खान साहब उनसे अपील ये कर रहे थे कि अदालती हुक्म ना मानने वालों पर आप तौहीन अदालत लगाएं। अब इमरान खान साहब का आगे क्या लाहे अमल होगा जब ये इदारा जिसकी तरफ उनकी तमाम नज़रें थी उससे भी वो मायूस होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पार्टी के अरकान का पार्टी छोड़ने का सिलसिला तो जारी है लेकिन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज PTI के सेनेटर्स ने की जिसके अंदर उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। लेकिन सेनेटर मोहम्मद की जो बात है वो उन्होंने जो बात कही उसकी भी आज बहुत तस्करा हो रहा है। उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से कहा कि ये 9 मई के वाक़यात के ऊपर PDM की जमातों की तरफ से आंसू बहाना महज एक दिखावा है और उन्होंने इसका हवाला दिया मेमो गेट का और दीगर हवालों से और कहा कि अगर उस वक्त उनके आंसू नहीं निकले थे तो अब किस तरह ये जो किया जा रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक और अहम इशू है जो जिसके ऊपर सब लोगों की नज़रें हैं वो जो इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे और रात गए वज़ीर दाखिला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इमरान खान के बड़े सख्त इल्ज़ामात थे कि PTI की जो कैदी हैं ख़वातीन उनके साथ बदसलूकी की जा रही है लेकिन इसको रिजेक्ट किया गया था हुकूमत की तरफ से और उन्होंने काउंटर इल्ज़ाम ये लगाया था कि इमरान खान साहब ग्राउंड सेट करें, ऐसा कोई ड्रामा स्टेज किया जा सकता है और इल्ज़ाम ताकि हुकूमत के ऊपर लगे। इस पे ताज़ा पेशरफ्त ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो विज़िट किया है जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर थी और DC उन दोनों ने आज विज़िट किया है कोट लखपत के अंदर ख़वातीन जो कैदी हैं PTI की कारकुन उनको और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। इसकी हम तफसील जानेंगे प्रोग्राम के बिल्कुल पहले हिस्से में। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा है सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं, सदर पिलडैट आपसे और आइनी माहिर हैं। आपसे हम ये जो कानून साजी है इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा भी हमारे साथ होंगी जिन्होंने आज कोट लखपत में इन PTI की कारकुनों को विजिट किया है। स्टार्टिंग में सेनेटर मोहम्मद साहब, सर ये जो कानून साजी है पहले इसकी बात करते हैं फिर हमें जैसे ही हम फिर वो जो ख़वातीन वाला मामला है उस तरफ भी आएंगे। इमरान खान साहब इतने मायूस हो गए अदलिया से, आला अदलिया से, क्या उनको इस कानून साजी की खबर पहले मिल गई थी या वो एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि दूसरी तरफ एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अदलिया ने जो 2-3 जगह बहुत आगे बढ़कर PTI को वेलकम, इमरान खान साहब को वेलकम भी किया था, उसकी वजह से अदालत के अपने हवाले से तासुर ख़राब और तकसीम
की बातें हुई थी, जो बेंचेस वगैरह जो है वो महदूद किस्म के बन रहे थे। तो यहाँ पर इमरान खान साहब इस वक्त कैसे मायूस हो गए अदलिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान नहीं, कोई शख्स भी मायूस हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें एक जज है, वो एक शख्स के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ कर लेता है जो एज अ जज शायद उसको नहीं करने चाहिए थे, उसको बायस समझा जा सकता है या जो भी था, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन द फैक्ट इज़ कि जो डिसीजंस लेने चाहिए थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट है या जिसके लिए हाई कोर्ट है, और ख़ास तौर पे अगर लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन भी है कि 10 फरवरी का कि ये जो इलेक्शंस हैं उसको विद इन 90 डेज़ होने चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि ये लॉलेसनेस है, और जब हम ये देखते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो कानून से बालातर हैं, जब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली कानून की हैसियत उस जानवर की तरह हो गई है कि जो एक एक्सीडेंट की वजह से सड़क पे गिर गया है, और जितना बड़ा ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है उस ट्रक को कुछ नहीं होता, लेकिन जो मोटरसाइकिल उसको टकराता है। तो खान साहब के बारे में भी देते हैं कि खान साहब ताकतवर हैं, उनको वेलकम किया गया, स्पेशल प्रोटोकॉल में लाया गया, उनका आम कारकुन जेल के अंदर है, खान साहब ज़मानत के अंदर है। उनको प्रोटोकॉल में लाने के वाले जो थे वो पुलिस वाले थे, उनको प्रोटोकॉल में वहां पर लेकर जाने वाले कौन सा तरीके इस रास्ते से लेकर जाना था वो पुलिस वालों का काम था, बिकॉज इट इज देयर सिक्योरिटी हैजर्ड कि भाई कहां से लेकर जाना है। देखिए, वो तो आप उसको किसी तरीके से ट्विस्ट कर सकती है ना, आप ट्विस्ट करने में तो इस हुकूमत का हमने नहीं कहलवाया ना, वो आज तक सबको कह रहे हैं जो भी आ रहे हैं। गुड टू सी यू में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में था कि जिसमें वो जो क्या समझते जो जज था, उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत उस्मान के केस के लिए वो खड़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये नहीं होता क्योंकि यू वोंट बी बायस्ड। ठीक है ना, जैसे पार्टी से रहनुमा निकल रहे हैं वैसे अदलिया हाथ से निकल गई। यस और नो में अगर आप कहें, मैं चॉइस आपके। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री विल टेल अस कि क्या ये जो जुडिशरी है ये जस्टिस मुनीर के उस टाइम की तरह होगी, ये कोई ऐसा टाइम लेगी जहाँ पे ये अपने एक ऐसे डिसीजन ले सके जो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर हम लोग वो डिसीजन लेने शुरू कर दिए कि जो डर के मारे ले रहे हैं या उसके किसी के खौफ की वजह से हो रहा है, जो इंसाफ पे जो अदल पे नहीं है, तो फिर वही वाली बात है कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। चॉइस साहब, आप बताइएगा सर, ये कानून साजी भी हो गई, ऐसा लग रहा है हम किसी बड़े आइडियल माहौल के अंदर बैठे हैं, सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए, वो जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू थी वो समात भी इसी बेसिस के ऊपर मुलतवी हो गई। ये हवा के रुख की वजह से ही सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। जब हवा का रुख PTI के हक में गया था, सब चीज़ें उनके हक में जाने लग गई। अब ऐसा लगता है कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। परसों आप बहस करते, लेकिन आज तो जज साहब कह रहे हैं हुकूमत का मसला ही हल हो गया। वो कहाँ गया? अदालती इस्लाहात का बिल भी आउटडेटेड हो गया, सारे इशूज़ इसमें रिजॉल्व हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कानून साजी इससे पहले की गई थी वो ये कहा गया कि शायद इसमें हुकूमत की या हमारी पार्टी की किसी तरह की कोई अपनी ज़ाती फ़ायदा या ख़ास मकसद के लिए की गई है, जबकि जब इस तरह की रिफॉर्म्स होती हैं वो आप किसी एक फ़र्द के से मंसूब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उस इदारे को होता है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होता है। अब मैं आपसे एक बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी कोई वकील नहीं हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच या एक जज साहब एक फ़ैसला करते हैं। अब कानून माजी में क्या है कि एक रिव्यू आप फाइल कर सकते हैं, ना आप वकील बदल सकते हैं, ना कोई जज बदल सकते वही बेंच करेगा जिसने फैसला दिया। तो मुझे बताएं कि जिस शख्स ने हफ्ता पहले फैसला दिया हो, आप वकील भी तब्दील नहीं कर सकते कि शायद कोई दलील ही वो कोई नई ले आए, कोई कानूनी नुक्ता वो नया ले आए, तो इस रिव्यू को कोई फायदा है? सर, इन्होंने सवाल उठाया प्रेशर का, सवाल वक्त ज़ाया करने के इस रिव्यू को कोई फायदा है? मैं एक सीधी सादी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वही बंदा, वही दलाइल, वही वकील, वही बिल्कुल टेक्निकली इस पे कानूनी माहिरीन बहुत दफा ये जो आप बात कह रहे हैं इससे इत्तेफाक करते हैं। पास चीजें हैं हमारे माशरे में। सर, लेकिन 10 दिन पहले अदालती इस्लाहात का कानून उठा के साइड पे रख दिया गया। अगर वो बेहतरी, आज ये सारा कुछ हो गया, कहते हैं प्रेशर की वजह से। अगर किसी को अकल आ गई है, कोई शऊर आ गया है, कोई बात उसमें समझ आ गई है, और ये नहीं कि ये हमारे फायदे में है, इसका फायदा सबको होगा, इसका फायदा कल सेनेटर साहब को, उनकी जमात को होगा, इमरान खान को होगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं अहमद बिलाल साहब आपकी तरफ। सर, ये शऊर आ गया है जिसको चौधरी साहब की जुबान में शऊर कह रहे हैं, सेनेटर मोहम्मद साहब
कुछ और इसकी डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, या क्या हुआ है? ये जो आज जो बिल मंजूर होने के बाद कानून बन चुका है, अहमद साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? कुछ कानूनी माहिरीन और आप भी इसके ऊपर बात तो करते रहे हैं, इसके कई सालों से इसके ऊपर बात होती जा रही है, रिव्यू के बजाय अपील और ये सारी चीज़ें, इसका डायरेक्टली फ़ायदा आप देखते हैं नवाज शरीफ साहब को होता हुआ, और उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया आप साहब। मैं आईनी माहिर नहीं हूँ, आप बहुत मेहरबानी करती हैं, मुझे आईनी माहिर कहती हैं। मैं तो एक आम शहरी की हैसियत से आइन पढ़ता हूँ और कानून पढ़ता हूँ और उस पर अपनी बिसात के मुताबिक राय देता हूँ। देखिए, ये जो कानून अभी पास हुआ है, मेरे ख्याल में तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आर्टिकल 184(3) में चूँकि अपील का हक नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे उसको उठा लेती है और उसके ऊपर फैसला दे देती है, तो उसके ऊपर सिर्फ रिव्यू का हक था और रिव्यू का दायरा बहुत महदूद होता है। रिव्यू का दायरा सिर्फ इतना महदूद होता है कि अगर उसमें कोई चीज़ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया हो कोर्ट ने, तो उसको आप पॉइंट आउट करें तो उसको शायद वो तब्दील कर दें। लेकिन अपील का दायरा ज़रा बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल में चूँकि उसके अंदर पहले कोई अपील नहीं थी, लिहाजा अपील तो इसके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। आज अगर किसी एक फरीक को फ़ायदा हो रहा है तो कल इंशाल्लाह दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी सबको मेरे ख्याल में सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसके बारे में डिवाइडेड ओपिनियन है कि नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो अपील दोनों अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब उनके पास रिव्यू के लिए जो उनका ऑप्शन, उनके पास जो रास्ता था वो उसे एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो अब वो रिव्यू तो कर नहीं सकते और अपील की गुंजाइश नहीं है। ये रिव्यू अब अपील की सतह का होगा, लेकिन कहा उसे रिव्यू ही जाएगा। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल ये है कि ये चूँकि अब कानून अपील का बदल गया है, रिव्यू का बदल गया है, लिहाजा नए रिव्यू के कानून के तहत उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस बारे में मेरे ख्याल में थोड़ी सी अभी भी कन्फ्यूजन है। वज़ीर कानून कुछ और कहते हैं और जो उनके खसूसी मुआविन है वज़ीर आज़म के, वो कुछ और कह रहे हैं। हालांकि दोनों कानूनी माहिरीन हैं, तो इस बारे में अभी तक चीज़ वाज़े नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कानून अच्छा है। अगर इसका नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि फ़ायदा पहुँचाना तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का ही काम होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा, कोई किसी ने खुद से फैसला तो करना नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कानून अच्छा है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, बावजूद इसके कि इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को पहुँचे या ना पहुँचे। सेनेटर मोहम्मद साहब, आप समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इस तरीके से भी आप इसको देख रहे हैं, जिन टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं, और ये अभी की बात नहीं है, अमरीमा उमर साहिबा को उस वक्त एनालिसिस देते थे लीगल बाबर सत्तार साहब, अब वो मौजूद जज साहब हैं, उनने भी कई दफ़ा अपने आर्टिकल्स के अंदर इस चीज़ के ऊपर लिखा। जितने लीगल लोग शख्सियात हैं, लीगैलिटीज़ को जानने वाले, उसके ऊपर बात तो करते हैं। और दूसरा ये, फिर अदलिया से तो खान साहब ने अपनी नाराज़गी का, मायूसी का इजहार कर दिया बड़े खुले अल्फाज में। सदर मुमलिकत से भी वो मायूस हुए इसके ऊपर दस्तखत करने पे। देखिए, मुझे नहीं देखिए, सदर मुमलिकत बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो ना साइन करते, ये दोबारा वो डबल पास करके वो दोबारा हो जाता, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज उसमें ये नहीं है, देखिए उन्होंने रोड तब अटकाए जब उसके अंदर एक टेक्निकल इश्यूज आ रहे होते हैं, तो तब उन्होंने ज़रूर उन टेक्निकल इश्यूज पे, वो बिला वजह आरिफ अलवी साहब बिला वजह कभी उन्होंने हमेशा कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकाला। अगर कानूनी नुक्ता ना हो तो वो साइन कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिले वो डिले नहीं करते। ही इज़ नॉट अ टिपिकल काइंड ऑफ जो सदर, जो एक पार्टी सदर है ना, कि जिसने उसने कह दिया, लीडर ने कह दिया वही करना है। वो उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज़ है, हाँ वो ज़रूर वो टेक्निकल इशू देख कर करेंगे। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि ये सारा का सारा जो है ना, ये तो वो तराजू बराबर करने वाली बातें हो रही है ना, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो बातें जैसे जैसे कही गई हैं। आप लोग इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि तराजू शायद हो ही जाना चाहिए बराबर। मुझे एक बात बताएं, मैं सवाल पूछता हूं कि इसमें देखिए, इन प्रिंसिपल 184(3) एक बंदे के पास है, नहीं होना चाहिए उस लिहाज से। लेकिन अगर ये 199 के तहत, अगर ये एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात है
और एक चीफ जस्टिस है वो नहीं देना चाहता ये है, तो उसके बाद 3 चीफ जस्टिस आगे नेक्स्ट आ रहे हैं। उनमें से जस्टिस फाइज ईसा है, जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस याया अफरीदी है। भाई वो लोग कर लेना अपने ज़माने में, जब उनकी टर्न आएगी तो वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लें, आम कर दें, चीज़ों को चेंज कर दें जो है। लेकिन जो आम केसेस है उनका क्या होगा? वहाँ पे लोग सड़ रहे हैं, वहाँ पे लोगों के 20-20 साल से हैं, वहाँ पे एक वकील एक दिन आते अगले दिन नहीं आता। उन चीज़ों को असल तो वो मसला है, ये इन चीज़ों में क्या होता है। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं सवाल एक पूछता हूँ, जब ये रिव्यू होगा क्या हमारे मोहतरम नाम नहीं लेना लेकिन नवाज शरीफ साहब, ठीक है, जो 50 रुपए के उस पर बाहर बैठे हुए हैं और उनके गारंटर 4 महीने के गारंटर वाले प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम फॉर हाइड पार्क और एवन फील्ड बताएंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर कहा था कि ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम है? क्या उसके बाद जो कतरी खत आया था कि ये हमने दिया, तो वो बताएंगे कि वो पैसे कतरी ने किस बेसिस पे दिए थे? मतलब ऐसी क्या बात है कि मुझे कतरी नहीं दे रहा, कोई पैसे उनको दे रहा है, मतलब कोई वजह होगी? ये जरा मुझे बता दे ताकि हम पता चले कि उस रिव्यू में हमने ये पता करना है कि भाई वो एवन फील्ड कैसे आता है। और एक और बात है, क्या ये सवाल उठेगा कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक कंपनी का मुलाजिम था? चले सर, ये बड़ी पुरानी बातें, आप दौर बदल चुका है। रिव्यू हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, वही केस रिव्यू हो रहा है ना। तो तब ना, अभी तो अहमद बिलाल साहब और बाकी कानूनी माहिरीन से जिनको मैं सुन रही थी, वो भी अभी इसके ऊपर खुद वजीर कानून कोई और बात कर रहे हैं और कादिर साहब कोई और बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब का रास्ता बनता है नहीं बनता, वो एक सेपरेट बात है। काफ़ी धुआंधार खिताब नवाज शरीफ साहब ने किया, अपने तमाम जो उनके दौर के काम थे वो गिनवाए उस दिन जो जलसा किया गया है। लगता है कि फुल फॉर्म में आपकी जमात आ रही है। इमरान खान साहब एक साइड पे हुए हैं तो अब खुलकर अपने दौर की कारकर्दगी और अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आते भी हैं तो अब उनके पास बयानिया क्या होगा? पहले एक बयानिया मुझे क्यों निकाला वाला था, जो नाम भी गुजरावाला के अंदर उन्होंने जाकर लोगों के ले लिए थे, तो वो एक मोमेंटम बिल्ट हुआ। यहाँ तो किस्सा ही सारा इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट का है। आप लोग तो IMF की डील नहीं कर सके अभी तक। देखिए, जहाँ तक सॉरी माजी की बातें डॉक्टर साहब अभी कर रहे थे, डॉक्टर साहब को अभी तक पता नहीं चला होगा, लेकिन हमने जितने भी मियां नवाज शरीफ साहब की इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें जिस इल्ज़ाम पे पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, वो एक शर्मनाक फ़ैसला है, तारीख़ का एक शर्मनाक फ़ैसला है कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे घर भेज रहे हैं कि तुम्हारे पासपोर्ट पे दुबई का वीज़ा लगा हुआ है, जिसे रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं, जिसे उर्दू में अकामा कहते हैं। यही फ़ैसला, डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है, अगर आपकी इंडियन को सुप्रीम कोर्ट थी, मैंने 12 मरतबा ये बात की है, तो हम उस सुप्रीम कोर्ट पे और इंडियन सारे पार्लिमानी निज़ाम पे हंसते यार ये क्या मतलब निज़ाम है कोई, ये क्या लोग हैं? हमारे यहाँ एक दफ़ा तो नहीं हुआ ना। नहीं, मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म को फांसियाँ दी गई इसी सुप्रीम कोर्ट से, नहीं दी गई, माशाल्लाह का दौर था, दी गई, गोलियाँ मारी गई प्राइम मिनिस्टर्स को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को, ये होता रहा है ना। उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है हमारे उन लोगों की जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पकड़ा गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और वो सारे बाइज़्ज़त बरी हुए। राना सनाउल्लाह खान के खिलाफ जब कोई इल्ज़ाम नहीं लगा तो उस पर हीरोइन डाल दी गई। एक और शर्मनाक कदम था ये जिस दौर में भी होगा, मैं इसकी कभी कोई भी नहीं सपोर्ट कर सकता, ना कोई करेगा। इसलिए ये माजी के किस्से जो है ना, अब चूंकि बाकी कुछ रहा नहीं तहरीक इंसाफ के पास, तो वो उन चीजों को अगर हम उस तरफ जाएंगे फिर मुझे वो एक पूरी लिस्ट लेके आनी पड़ेगी। मैं आपको वैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बातें हो चुकी हैं, मुझे आदत नहीं है कि किसी रिपोर्टर का मिसिंग हो जाना, उसका जवाब हुकूमत की तरफ से ना देना, वजीर इत्तलात की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को ये कहना कि जर्नलिस्ट ही नहीं है, इस बहस पे पड़ जाना, ह्यूमन राइट्स की बातें उठना, RSF की रिपोर्ट आप देख चुके होंगे, डेविड बस्टॉ की बड़ी होशरुबा बातें हैं। इन चीजों की वजाहत हमारे यहाँ होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा सवाल बुनियादी डॉक्टर साहब आपसे ये था कि जब इमरान खान का मुखातिब इदारा था, 9 मई को जो वाकयात PTI की तरफ से जो भड़काया गया नौजवानों को, जो वाकया पेश आया, उसमें खुद ही वो मुश्किल के अंदर फंस गए कि आज उनकी पार्टी का टूटना हो या उनकी मेन लीडरशिप का या कारकुनों का जेल में। तो आप लोग किस चीज का क्रेडिट लेंगे जब भी कैंपेन नवाज शरीफ? लेकिन ये क्रेडिट या परफॉर्मेंस वो होती है जो पब्लिक को नजर आए। वो तो इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। मैं इस लफ्ज़ को भी ज़रा, इसकी भी मैं ज़रा चाहूँगा कि वजाहत हो जाए। तराजू के पलड़े बराबर होना, या जैसे हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो मेरा ख्याल तमाम जमातें मांगेंगी। कौन सी जमात है जो ये कहेगी कि मुझे
इलेक्शन में जाने के बाद या पहले एज हासिल हो, कोई भी जमात नहीं चाहेगी, हम भी नहीं चाहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि किसी भी जमात को यकसा मौका हो अपनी इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन लड़ने का, अपने कैंडिडेट मैदान में उतारने का, और अवाम को यकसा मौका हो कि वो आप ये कहें कि साफ और शफाफ तरीके से अपना बैलेट जो है वो अपने पसंदीदा पार्टी या कैंडिडेट को डाल सके। इसमें किसको एतराज? अहमद बिलाल साहब इस पे बताएंगे। फिर अहमद बिलाल साहब, ये यकसा माहौल की और तराजू के पलड़ों के बराबर होने वाला माहौल हमें नजर आ रहा है। आपका पिछले दिनों भी एक और बयान आया और आप बार बार ये बात कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर जोर देते आ रहे हैं, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, जिस जगह सूरत हाल पीटीआई के लिए खड़ी हुई है, 4 दिन पहले पीटीआई के साथ रहने का, इमरान खान का साथ देने के आज़म करने वाले रातों रात आके कहते हैं कि हम पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। इस टाइम जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब मिल रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। ये यकसा मौके वाली बात है या एक बार फिर रिपीट हो रहा है वो जो पहले हुआ था? देखिए, 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें तो हालात टोटली बदल गए हैं। उसमें ऐन मुमकिन है कि बहुत से लोगों के ऊपर प्रेशर हो जिन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन कई लोग उसमें वो भी होंगे मेरे मालूमात की हद तक जिन्होंने हालात की ग्रेविटी का खुद अंदाज़ा किया है कि ये तो बहुत बुरे हालात हैं और हम इन हालात में इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। तो वो उन्होंने खुद से पेशबंदी के तौर पे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो हालात होने वाले हैं और ये पार्टी शायद इतनी पॉपुलर ना रहे, शायद जीतने की पोजीशन में ना रहे, तो बहुत से लोग तो अपने आप को इस तरह से देखते हैं ना कि क्या वो कल का इलेक्शन जीत पाएंगे। वो पार्टी में आने का फैसला भी इसी तरह करते हैं और जाने का फैसला भी इसी तरह करते हैं। पार्टी के साथ जो शुरू से एक मुस्तकिल लॉयल्टी का इजहार करने वाले लोग तो बहुत थोड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हालात चूँकि बदल गए 9 मई की गलतियों की वजह से, 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ी ब्लंडर था, बहुत बड़ी गलती थी। किसका कसूर था, किसका नहीं था, तहकीकात होनी चाहिए, ये सब अपनी जगह पे बातें हैं, लेकिन बज़ाहिर लोगों को ये नज़र आया। तो अब मेरे ख्याल में ये चूँकि इस वक्त उसका रिप्राइजल्स हो रही हैं, जो कुछ हुआ 9 तारीख को, अब उसका रद्द-ए-अमल हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस मौके पे तलाश करना तो ज़रा मुश्किल काम है। ज़ाहिर है 2 चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए। एक तो यह है कि जिन लोगों ने वाकई कोई जुर्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए, और इन पैरेलल जो सियासत का मैदान है वो प्लेन रहना चाहिए, वो लेवल रहना चाहिए। उसके ऊपर किसी पार्टी को, किसी सरबराह को मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, अहमद बिलाल साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं सर कि अब अगर एक जहांगीर तरीन साहब एक पार्टी तश्कील देते हैं, वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, आज जो मनाजिर हमने देखे उसमें ऑन चॉइस साहब बेशक तरीन साहब के कितने ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी भी हैं। ऐसा लग रहा था हुकूमत सरपरस्ती कर रही है इन पॉलिटिकल मीटिंग्स के अंदर जो हो रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक नई पार्टी बनती है, फिर आप समझते हैं कि किसी भी तौर पर इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाता हुआ मामला कह सकते हैं? देखिए, जब इस वक्त चूँकि अभी तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ और केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको हक हासिल है कि उसके लोग किसी नई पार्टी में शामिल हो जाए और नई पार्टी को सपोर्ट करें, स्टेट रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए बगैर। ये तो हक उन्हें हासिल है। लेकिन जब वो इलेक्शन का ऐलान होगा तो उसके बाद किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करना केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए वो इंतहाई गलत होगा। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी कि अगर आने वाले इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई काम किया गया तो बड़ा जुल्म होगा। इमरान खान उसमें जीते हैं या हारे, लेकिन अगर इलेक्शन फेयर नहीं होगा तो मुल्क के लिए ये बहुत नुकसानदेह और मुल्क तो उसके लिए ज्यादती वाली बात। सही, ठीक। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ हम बात करेंगे। हमारे साथ एसएसपी साहिबा होंगी जो लखपत जेल में आज पीटीआई की कारकुनों को विजिट किया है, और डॉक्टर मोहम्मद ने जो सेनेटर मोहम्मद ने जो आज बात की थी पीडीएम के हवाले से, उस पर एक डिबेट मैं चाहूँगी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सेनेटर साहब के दरमियान हो, जो उन्होंने कहा था कि ये आंसू मत बहाएं हुब्बुल वतनी के। इस टाइम पीडीएम की जमातें। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमरान खान ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था जेल में जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उनसे बदसलूकी का,
और जो रात गए राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी एक तशवीश की लहर मुल्क के अंदर दौड़ रही थी। हर तरफ ये सवाल हो रहे थे कि क्या इन बातों में कुछ सदाकत है या नहीं है। लेकिन आज एक अहम मामला हमने देखा जब SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर और DC इन दोनों खवातीन ने विजिट किया, खवातीन अफसरान ने विजिट किया कोट लखपत में खवातीन सेल का, और उसके बारे में उन्होंने इंक्वायरी जो इल्ज़ाम थे उनको मुस्तरद किया। हमारे साथ डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा मौजूद हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तफसीली थी, उसमें हमने आपकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अगर आप मज़ीद हमें बता सकें कि इस किस्म का कोई तासुर मिला है आपको उनसे मुलाकात करके, जो खवातीन थी क्या उनके तासुरात आपने देखे हैं? स्पेशली मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोट लखपत में कितनी तादाद थी, इस पर भी बहुत सवाल है, क्योंकि डॉक्टर राशमीन साहिबा ने कहा है कि 7 खवातीन की अभी शनाख्त परेड भी नहीं हुई और बदसलूकी की जा रही है, जो खवातीन बाहर आके बताएंगी। देखिए, इसमें जैसे आपने से बात की, सुबह हमने यहाँ पे विजिट किया है कोट लखपत जेल को, और इट्स अ वेरी कन्फाइंड प्लेस एंड इट्स अ वेरी सिक्योर प्लेस फॉर फीमेल्स। ये एक इट्स अ काइंड ऑफ सब जेल इन अ बिगर जेल, जिसमें मेल प्रिजनर्स भी होते हैं, और लेकिन उसमें ये है कि जब आपकी ये जो कन्फाइंड एरिया है, इसके अंदर जब आप एंटर होते हैं तो वो सिर्फ फीमेल्स जा सकती हैं। यहाँ पर कोई मेल मेंबर एंटर ही नहीं हो सकता फीमेल्स की उसके अंदर, इस कन्फाइंड एरिया के अंदर। So there is one gate, you pass another gate, and then you enter the premises of the jail, which is for females. So इसमें ये है कि एक हमारी जॉइंट रिपोर्ट भी बनी है जो कि हमें CM पंजाब को भेजी है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। वी हैव विजिटेड द जेल, और इसमें इन सब खवातीन से जो वहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में ये कंसर्न शो किया जा रहा है, मैं उनसे फर्दन मिली हूँ। हमने उनसे बात की है, हर एक से 5-5, 7-7 मिनट बात की है, खड़े होकर उनसे पूछा है कि आप बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई एनी इशू, और कोई आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो वी हैव आस्क्ड देम ऑल दीज क्वेश्चंस, और उसमें उनके जवाब में यही था कि हमें यानी अगर किसी को डस्ट एलर्जी है तो मेडिसिन चाहिए थी तो वो मिल गई है, और अगर किसी को कोई और कोई चीज़ की ज़रूरत थी तो एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड, एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड टू देम। तो इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है, और ये एक बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है, बिल्कुल फॉल्स एक इम्प्रेशन है जो क्रिएट किया जा रहा है फॉर नो गुड रीजन। अगर डॉक्टर साहब आप खतीजा शाह साहिबा जो एक वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड हैं, उनके बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करती रही हैं, उनके बारे में कुछ आप अगर कह सकें? आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि आपका इंटरेक्शन हुआ उनसे भी बाकायदा? बिल्कुल हुआ है, और आई मेट हर एंड आई आस्क्ड हर, जिसमें बाकी सबसे क्वेश्चनिंग की, उनसे भी पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। She did not have any kind of problem. She did not mention any problem. She just said, I have dust allergy and I wanted medicine and that has been provided to me. All she was concerned कि अभी आगे प्रोसीजर लॉ का क्या होगा। तो वो मैंने उनको बता दिया कि of course everybody was concerned और जानना चाह रहा होता है। देखिए, एक ह्यूमन साइकी भी है ना। अब जेल में आप घर जैसा महसूस तो नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कंसर्न सबका था कि हमें इसमें क्या अगला प्रोसीजर क्या होगा। सो आई एक्सप्लेन दिस टू देम। और देखिए, बात ये है कि वंस यू ब्रेक द लॉ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक स्पिरिट है लॉ की। तो इसके अलावा अगर हम ये जिस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, जैसे किसी की कोई एनिमिटी है इनसे, दे आर ऑल दे आर फीमेल्स, दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड एवरी फीमेल इज रिस्पेक्टेबल, एवरी सिटीजन इज रिस्पेक्टेबल, और हर प्रिजनर को एक जो उसके इंसानी बुनियादी हकूक है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और इनको भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अब ये ओपिनियन है डॉक्टर अनूश मसूद का, जिन्होंने आज विजिट किया कोट लखपत जेल का, लेकिन अभी हमें इंतज़ार होगा दीगर जेलों के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से भी, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। मैं तारिक फजल चौई साहब, बल्कि ये जो रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दाखिला ने की, उससे तो ज़्यादा परेशानी पैदा कर दी सब लोगों के अंदर। उससे भी ज़्यादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर सेहत ने की और इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, अब तक आप अखबारों और टॉक शोज़ में देख चुके होंगे। प्रोफेशनली जो डॉक्टर्स इस तरह के मामलात को देखते हैं, उन्होंने बिल्कुल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इत्तफाक नहीं किया, कंपैरिजन करते हुए उस रिपोर्ट का जो सामने आई थी बड़ा एक पर्सनल अटैक से भरी हुई थी, और एथिकली भी आमतौर पर इस किस्म की जो रिपोर्ट होती है उसको पब्लिक नहीं किया जाता। तो ये इन चीज़ों में आप लोग क्यों इस किस्म के इकदाम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही हैं, रात गए उन्होंने की, उसे मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने उससे कोई नेगेटिव राय कायम की है तो उसने गलत मतलब लिया है। वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इंटरसेक्ट हुई जिसमें ये कहा गया कि इस तरह कोई हमला हो सकता है, और उस हमले के नतीजे में इंटेलिजेंस के इदारों पे या हुकूमत पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। वो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये एक मुमकिना
चीज़ थी जिसको मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ और उसके नतीजे में जा रहा है वो चीज़ रुक भी जाती है। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उस बात का जो ख़वातीन गिरफ़्तार शुदा हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहिबा बात बता रही थी, जो लोग भी कानून से वाबस्ता हैं, जो लोग जेल के मैनुअल होता है, जेल एक बाकायदा एक मामलात के तहत चलती है और बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं, सुबह किस वक्त कैदियों को निकालना है। हम खुद जनरल मुशर्रफ के दौर में गिरफ़्तार हुए, किस वक्त उन्हें शाम को बंद करना है, गिनती होनी है बाकायदा। जो ख़वातीन का सेक्शन होता है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वहाँ पे कोई मर्द वो एंटर ही नहीं हो सकता। वहाँ पे जेलर ख़वातीन है, वहाँ की सफाई वाली जो हैं वो ख़वातीन है, वहाँ पे हर तरह के मामलात वहाँ पे जो हैं वो सारी ख़वातीन के हाथ में होते हैं, किसी मर्द को इजाज़त नहीं होती। मैं ये भी आपको अर्ज़ करता हूँ, एक मिनट सुन ले, मैं उस पर आ जाता हूँ। कई ऐसी ख़वातीन हैं कैद होती हैं मुख्तलिफ जेलों में, जिनके छोटे बच्चे जो उनके साथ होते हैं वो किसी वजह से कम सिन बच्चे होते हैं, उनकी कस्टडी या किसी को नहीं होती या उनको संभालना नहीं हो, तो अपनी कैदी माओ के साथ रह रहे होते हैं। तो बड़ी इसमें कोई शक नहीं कि बड़े दुखी भी वहाँ पे हमें बाद मनाजिर नज़र आते हैं या सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है जो डॉक्टर साहबा ने की है, और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों से जो मीडिया पर आते हैं। देखें, गिरफ़्तार होते हैं डॉक्टर गिल, डॉक्टर शहबाज गिल, वो गिरफ़्तार होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते हैं और इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन पर जिनसी तशद्दुद किया गया है। मैं इसी तरफ लेके आ रही हूं। अब वो इस पोजीशन में उन्हें डाल दिया शहबाज गिल को, बेचारा ना भी नहीं कर सका कि लीडर जो कह रहे हैं, हल्का फुल्का इनकार किया था उन्होंने, डिफरेंट बात की थी, हल्का फुल्का इनकार किया, कुछ इकरार किया, कुछ इनकार किया, लेकिन इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को वो जुटला नहीं सका। खुदा का वास्ता है, ये जो ख़वातीन, ऑनरेबल ख़वातीन जेल में हैं, उनकी ज़ात के हवाले से इस तरह की गलत फहमियाँ ना फैलाएं। ये मैं PTI के हर वर्कर से गुजारिश कर रहा हूँ, इमरान खान से गुजारिश कर रहा हूँ कि बाहर बैठ के आप इस तरह की बातें ना फैलाएं कि उनके साथ किसी तरह का, मैं तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, कि नारवा सलूक भी ना कहें। प्लीज़ इसको सेनेटर साहब, ये बातें इमरान खान साहब, सियासत होती रहती है, हम कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं, हम कोई और बात कर रहे हैं। सेंटर साहब ये इल्जाम ना लगाएं, इल्जाम खान साहब लगा रहे हैं ये वाले, बाकी तो उनकी तमाम बहस एक तरफ है। वो डर्टी हैरी कह के भी वो बातें की गई थी। शहबाज गिल ने खुद जब मंजर यहाँ पे आए बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, अब वो मुल्क से भी बाहर बैठे हुए हैं, उनसे सवाल करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जिस खान साहब ने कहा था। ये बहुत से हमारे रिपोर्टर्स ने भी सवाल किया, ऑन रिकॉर्ड भी उनका ये जवाब मौजूद है। तो खान साहब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे इस किस्म के बयान। देखिए, ये इसमें मुल्क की रेपुटेशन भी एट स्टेक आती है। मैं हालांकि ये दलील कभी इस्तेमाल नहीं करती कि मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली ये बातें इस तरह की जो है वो काफ़ी बुरा तासुर दे रही है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या इंफॉर्मेशन फीड होती है खान साहब को और उसकी बेसिस पे वो कुछ कहते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन, आपके सामने ये सारे कागज़ रखे हुए हैं, किसी ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है या आपने खुद सर्च की है या कोई आपको हेल्प करने वाला होगा उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उस बेसिस पे आप कुछ सवाल उठाएंगे, उस बेसिस पे आप कुछ कहेंगे। कुछ खान साहब के सोर्सेज इतने ठीक नहीं रहे, कुछ ब्लॉगर्स थे, पिछले दिनों हमने देखा ब्लॉगर ने रात को कहा, अगले दिन खान साहब ने कहा। लेकिन एक ट्विटर स्पेस की एग्जांपल मुझे अगर आप इजाजत दे सकते, एक नौजवान ने आकर उनको कहा कि सर ये रिपोर्ट मैंने की थी। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट से ही तो मुझे पता चला कि ये साजिश अमेरिका ने मेरे खिलाफ नहीं की, बल्कि बाजवा साहब और हकानी साहब ने मिलकर मेरे खिलाफ। ये उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बाजवा साहब के खुद बयान के बाद उन्होंने ये कहा था। लेकिन एनीवे, कमिंग टू ये जो अभी रिसेंट वाली बात हुई है जिस पे आपने ये अनुषा साहिबा को भी बुलवाया था, डॉक्टर और जो SSP साहिबा हैं, और प्लस जो आपने राना सनाउल्लाह के मिडल ऑफ द नाइट एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, मिडल ऑफ द नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज के एक आप लोगों ने एक इंटरसेप्ट किया है कि PTI वाले शायद कुछ करने वाले हैं, उसके लिए आप रात को 12:30 बजे उठ के वो कर रहे हैं, एक चीज़ कर रहे हैं, वो जहन को लगती है। अच्छा, एक मिनट आ जाए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, ये वो बंदा है कि जो 25 मई को 23 मई से डर गया था 25 मई के लिए, लेकिन 9 मई को ये नहीं डरा।
वो 2.5-3 घंटे इसको कोई डर नहीं लगा कि पुलिस वाले कहाँ हैं और किस जगह पे और वो लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, इसको कोई डर नहीं लगा। इसने एक पुलिस वाले को वहाँ नहीं खड़े होने दिया, एक कंटेनर नहीं लगाया। इसको लाहौर के जलसे के लिए इतने डर था, लाहौर के जलसे में जस्ट अलाउ मी नहीं आप देखिए ना, वैसे मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अब आप इंडिया में धमाके हो जाएंगे, और हो जाएगा राणा साहब ने क्या किया है, वो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी एक्सटेंशन है, फॉर गॉड सेक, ठीक है। अब आप बात कर लेते, ठीक है। राणा सनाउल्लाह वो शख्स है कि जिसने टीवी पर बैठ के एक शख्स जिसने रेप किया था उसको डिफेंड कर रहा था। राणा सनाउल्लाह तो फिर भी वजीर दाखिला के लेवल पे है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने भी रेप अपॉलॉजी दी हुई है टीवी के ऊपर। ये औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी तो आदमी रोबोट तो नहीं है। इससे बड़ी जस्टिफिकेशन मैंने सुनी नहीं आज तक जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें वो इवेंट हुआ था, इसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि आप लोग, उन्होंने ये नहीं अपॉलॉजी वो की थी, सॉरी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि लोगों ने नहीं, उसमें एक टिपिकल केस के बारे में था। उन्होंने कहा था उन दोनों के आपस में मरासलात है, उसमें कुछ हो गया था, फलाना हो गया था, तो नहीं करता, ये करते, वो सारी बात हुई थी। और उस बंदे ने ये बात की है। नंबर 2, अगर डॉक्टर साहबा ये सारी बात कर रही थी, मुझे यकीन होता कि ये वाकई सब कुछ ठीक ठाक है अगर इनके साथ कोई इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स के लोग होते। सर एक शॉर्ट ब्रेक पे ये कहते हुए जाऊंगी, ऐसे ह्यूमन राइट्स के कोई लोग होते, क्योंकि पंजाब पुलिस की जो आपने कहा हिस्ट्री है, दैट इज अनफॉर्चुनेटली। मैं एक ब्रेक की तरफ ये कहते हुए जाऊंगी, आपकी आखिरी वाली बात को इंडोर्स करते हुए, कि ये जो इस वक्त कैदी हैं खवातीन, क्योंकि मामला तो 9 मई के तनाजुर में, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मामला, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं, तो अगर कुछ फीमेल सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ की जो रहनुमाएँ हैं उनको इजाज़त दी जाए, उनको भी एक दफ़ा इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए, ताकि हम इसके ऊपर इजीली रिपोर्ट भी कर सकें। हमारे पास ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू एसएसपी साहिबा ने दिया है। ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो इससे पहले, इस सारी गुफ्तगू से पहले बात हो रही थी, एक अलग पार्टी क्या बनने जा रही है, पीटीआई का मुस्तकबिल। शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लोजिंग रिमार्क्स दोनों मेहमानों के क्विकली चाहूंगी, आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के। चौधरी साहब पहले आप सर, अगर सरगना सारी चीज़ों के इमरान खान है, जो कहते हुए राणा सनाउल्लाह साहब नहीं थकते, वो कहते हैं सारी कड़ियाँ उनसे मिलती हैं। हम भी जो खान साहब के बयान देख रहे हैं, एक बयान कल से वो भी परसों से गर्दिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा जब मुझे गिरफ्तार रेंजर्स ने किया तो मेरे अवाम ने GHQ के अलावा कहाँ जाना था एहतजाज करने के लिए। लेकिन अगर इमरान खान सरगना है तो फिर पार्टी क्यों तोड़ी जा रही है उनकी? अगर निदामत कर रहे हैं ये जो, अगर इनको वाकई निदामत है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो आज़ाद कैसे घूम रहे हैं, वापस क्यों नहीं जा रहे? तो ये जो सारी चीज़ें, इसका ताना तो आप लोगों को मिलता रहेगा। और फिर अगेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पार्टी कोई तोड़ी नहीं जा रही, लेकिन आपने खुद ही एक जुमला कहा, मैं उसी को दोहरा देता हूँ अपने प्रोग्राम में, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो 9 मई के वाक़यात हैं, अगर उसका बोझ वो नहीं उठा पा रहे, इस बयानिया का बोझ नहीं उठा पा रहे, अब इसका इल्ज़ाम तो किसी को नहीं दे सकते। मैंने जी, उन्होंने कहा, आपके प्रोग्राम में कहा गया, मैं कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी के लोग या मेरी पार्टी हुक्म दे कि GHQ पे हमले करो, कोर कमांडरों के घरों पे घुसो, तो सबसे पहले मुझे एतराज़ होगा। शायद मैं ना चल सकूं उस बयानिए के साथ। मैं आपको टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अपनी फ़ौज के खिलाफ चढ़ दौड़ना, फ़ौजी तनसीबात, शुहदा के मज़ारात पर चढ़ने के बयानिए के साथ शायद मैं खड़ा ना हो सकूँ, इसलिए किसी को आप इल्ज़ाम मत दें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े को पहले तो उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने कोई उसमें नदामत का इज़हार नहीं किया, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत गलत हुआ है, कभी कहा एजेंसीज थी, कभी कुछ और कहा। उनकी जिम्मेदारी कैसे बनती है? इसलिए 2 बातें। नंबर 1 तो ये कि पिछले 4 साल से और बिलखुसूस पिछले 1 साल से जिस तरह वो अपनी पार्टी वर्कर्स के दिलों में फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बो रहे थे और जो नफ़रत का बारूद भर रहे थे, इदारों को हदफ तनकीद बना के, उनके ख़िलाफ़ तकरीरें करके, उसका नतीजा यही निकलना था। फिर इनकी प्लानिंग थी, अगर मुझे गिरफ्तार हुआ उसके भी सबूत आ गए हैं, मजीद आएंगे, फलां जगह हमले करने हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हादसा होता है एक दिन की बात नहीं होती, बरसों जो है ना, वो वाकयात उसकी परवरिश करते हैं, तो एक दिन हादसा रोनुमा होता है। इसलिए उनके कई बयानात रिकॉर्ड पे आप निकाल कर देख लें। की अगर हम बात करेंगे तो फिर हम सियासी जमातों से निकल के बात करनी होगी और इमरान खान साहब से भी निकल के बात करनी होगी। मैं सिर्फ वाकई की बात बता रहा हूं, हम भी तो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हमने कभी कैसे पहुंच गई उनकी पार्टी और उनका कॉन्फिडेंस, हमला नहीं किया, 100 गलतियां की होंगी, लेकिन ये हमने नहीं किया। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें पार्लियामेंट में जिस तरीके से उन्होंने फौज को बुरा भला कहा, उनको एक वॉर के बारे में उनको कहा, जिस तरीके से ज़रदारी साहब ने फ़ौज के बारे में कहा, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान ने कहा, जिस तरीके से
मरियम नवाज के जलसों में ये जो वर्दिये वाले नारे लगते रहे, जिस तरीके तो से एक मिनट होल्ड ऑन, जस्ट अलाउ मी नाउ ना, जस्ट अलाउ मी नाउ ना, ठीक है ना। अब ये जिस तरीके से ये लोग करते रहे, इन लोगों ने जो जो की बातें की हैं, जिन लोगों ने फ़ौज को ख़राब करने की कोशिश के सारे किए, इमरान खान वो वाहिद बंदा है, मुझे पता है कोई और बंदा है जिसने ये कहा कि ये फ़ौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, और उसने कहा है कि अगर एक मिनट ठहर जाए ना सर, एक मिनट ठहर जाए, उन्होंने ये कहा था, यहाँ तक कहा है कि मेरी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फ़ौज है, अगर मुझे कुछ हो जाए खैर है, ये फौज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फौज की वजह से इसी कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान ने उससे नौजवानों से बात कर रहे थे ट्विटर स्पेस में, वक्त कम है मेरे पास सर, कहा कि अगर हकीकी आजादी नहीं मिलती, इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ 25 मई का और 9 मई को अगर आप आपस में कंपैरिजन करते हैं, 25 मई को इमरान खान था, इमरान खान ने 25 मई में इसको वो कर लिया, नंबर बिल्कुल रोक लिया था, तसादम को रोक लिया था। नंबर 2, आप राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स पढ़े, उन्होंने कहा है कि हमारे में और आप में से एक रहेगा, एक को खत्म हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली उसी चीज के। आप मरियम नवाज के वो सारे पढ़ लें, उन्होंने कहा है मैं क्लोज कर रही हूँ ये कहते हुए, जो प्रेशर्स की बात हो रही है उसको एक चीज ने तो जाहिल किया इस तासुर को, अबरारुल हक साहब ने, जो यहाँ पर सबको जज्बाती करते थे अपने जज्बाती गानों से, लेकिन कल रोए, कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पीटीआई को छोड़ते हुए, और आज लंदन में पहुँच गए, उन्होंने कॉन्सर्ट किया भरपूर तरीके से, जिसके ऊपर पीटीआई के जो चाहने वाले हैं उन्होंने इतना पसंद नहीं किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। नाज़रीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।